नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है गंगा प्राइम का। गंगा प्राइम की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से आई बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्र सरकार द्वारा यूनिवर्सिटीज के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराए जाने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र इस मुद्दे को लेकर जब कैंपस में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने एचआरडी मिनिस्टर का पुतला जला रहे छात्रों को रोकने की कोशिश की तो वहां छीना झपटी शुरू हो गई। बहरहाल पुलिस और छात्रों में देर तक खींचतान होती रही, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। विकास दुबे और उसके गुर्गों का एनकाउंटर करने के बाद पुलिस प्रदेश के किसी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। इधर मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। वहीं जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश सुक्रम पाल घायल हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक लूट की मोटरसाइकिल व 32 बोर की एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। और फोर्स बुला लो। और इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर के एसएसपी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है आपका अभिषेक जी एबीपी गंगा पर। सर, क्या ऑफिशियल जानकारी, सबसे पहले इस बदमाश के बारे में क्या जानकारी है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ का जो एक बड़ा गैंग है, सुशील मूंछ का गैंग है, जो कि माफिया गिरोह के रूप में चिन्हित भी है और शासन स्तर से भी चिन्हित है। उसी गैंग का एक मेन शार्प शूटर है। इसके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे हैं, कई हत्याएं ये व्यक्ति कर चुका है और पूर्व में 2 लाख रुपए का इनामी भी रहा है ये। तो ये उस गैंग का मेन शार्प शूटर रहा है और हमें जानकारी थी इसके मूवमेंट की। ये हमारे यहाँ से वांछित अपराधी भी चल रहा था, इनाम भी था इसके ऊपर। तो इसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग करी गई, जिसमें हमारी टीम के कांस्टेबल घायल भी हुए और जवाबी फायरिंग में अपराधी भी घायल हुआ है। और ये बेसिकली जैसे कि सभी जगह हो रहा है, हम लोगों ने भी चिन्हित किए हुए हैं जो हमारे यहाँ के टॉप शूटर्स हैं, टॉप बदमाश हैं, टॉप रिलेटेड जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो माफिया गैंग के शूटर्स हैं, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत इसको भी अरेस्ट करने का प्रयास आज पुलिस के द्वारा किया गया। बिल्कुल अभिषेक जी, ये अभियान लगातार एबीपी गंगा भी दिखाई रहा है। आपसे समझना चाहूंगी, आपका जो ये पूरा इलाका है, कितने और बदमाश अभी हैं जो पुलिस की हिट लिस्ट में हैं, जिन पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है? देखिए, पिछले क्या कहते हैं 1 महीने से लगातार अभियान चला के काफी सारे ऐसे अपराधी हैं जिनको जेल भेजा गया है और इनके जो भी अन्य शूटर्स हैं वो सभी गैंग वाइज, जो हमारे यहाँ 2 प्रमुख गैंग हैं, दोनों गैंग के जो शूटर्स हैं, जो अन्य अपराधी हैं, उनको चिन्हित करके उनकी फाइल्स हमने तैयार कर ली है और उनके ऊपर हमारे सभी थानों की टीम्स काम कर रही है। तो जितने भी ऐसे लोग हमारे रेडार पे हैं, सभी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार और गैंग वाइज और थाना वाइज उनकी लिस्ट बना के उसके ऊपर काम किया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव जुड़े, जिनके मुताबिक चिन्हित किया जा रहा है तमाम गैंग्स के शार्प शूटर्स को, बड़े बड़े अपराधियों को, और उनको अब पुलिस अपने शिकंजे में लेगी। यानी उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो सुधर जाओ, वरना फिर पुलिस की गोली का शिकार भी हो सकते हैं। बढ़ते आगे, यूपी के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। बेहद डरावनी तस्वीरें, दबंगई गुंडई की तस्वीरें न केवल डरावनी हैं, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा, रामपुर और जौनपुर जिले की हैं, जहां छोटी छोटी सी बातों में मारपीट की ऐसी घटनाएं हो गई जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। और देखिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, यह है पहली तस्वीर जो कि ग्रेटर नोएडा से सामने आई, जहां एक सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडई देखने को मिली और इसका सामना करना पड़ा एक युवक को, जो कि 4 महीने बाद सोसाइटी में वापस लौटा था। आरोप है कि गार्ड्स ने युवक को गेट पर रोका, जिसका युवक ने विरोध किया तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो जिले में तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
और ये जो दूसरी तस्वीरें हैं ये रामपुर की हैं, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान इलाके के कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि मारपीट में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हैं। और जो तीसरी तस्वीर आज उत्तर प्रदेश से सामने आई वो जौनपुर की है, जहां दबंगों ने दलित परिवार पर हमला बोल दिया। इस दौरान दबंगों ने लाठियों के साथ ही पथराव भी किया। वीडियो में मौके पर पुलिस भी नजर आ रही है, लेकिन बेखौफ दबंगों के सामने पुलिस बेबस नजर आ रही है और दबंग किस तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। बहुत तेजी से आ रहे हैं, देखिए 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 साहब, आप लोग होइए, देखिए साहब मारने आ रहे हैं। देखिए आपके सामने पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है। देखिए सर, देखिए हम बहुत गरीब आदमी हैं, वीडियो बना रहे हैं सर। देखिए सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दावे तो बड़े बड़े करती हैं, लेकिन उसके दावों की पोल तब सरेआम खुल जाती है जब अस्पताल की बदहाली से लेकर वहां की खामियों की कोई तस्वीर अचानक वायरल हो जाती है। इस वक्त देवरिया के जिला अस्पताल से ऐसी ही एक तस्वीर वायरल है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर हमारे भ्रष्ट हो चुके सिस्टम पर करारा तमाचा है। ये तस्वीर हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों पर एक बदनुमा दाग है। ये तस्वीर सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य के सरकारी नारों का सरेआम मजाक है। जिस उम्र में इस बच्चे को अपने पैरों पर ठीक से चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत है, आज उस मासूम को अंदर तक सड़ चुके भ्रष्ट सिस्टम की वजह से अस्पताल में स्ट्रेचर खींचने में अपनी मां की मदद करनी पड़ रही है। अब ये वीडियो तेजी से वायरल है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मामला है कहां का, तो गौर से सुनिए और देखिए भी। ये मामला देवरिया का है, वो भी यहाँ के किसी ऐरे गहरे नहीं, जिला अस्पताल का। और तो और ये प्रदेश के मौजूदा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का क्षेत्र है, जो 1992 में कल्याण सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। और उनके क्षेत्र के जिला अस्पताल की ये हालत है कि यहाँ भ्रष्ट सिस्टम के कारण 4 साल के एक मासूम बच्चे को स्ट्रेचर खींचने में अपनी मां की मदद करनी पड़ रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के अस्पताल का कर्मचारी, जिसकी ये ड्यूटी है कि वो मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाए और ले आए, लेकिन यहाँ इसके लिए उस कर्मचारी को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अब भला एक गरीब के पास इतने पैसे कहाँ कि वो इलाज भी कराए और स्ट्रेचर खींचने के लिए अलग से घूस भी दे। पिताजी के मार करके बेरहमी से घायल कर दिया लोग, तो हम लोग छेल कर ले जा रहे थे। क्यों ले जा रहे थे? पट्टी बदलवाने के लिए ले जा रहे थे। तीसरे एक दिन का आतर दे करके हम पट्टी बदलवाने के लिए जा रहे थे। स्ट्रेचर लेने जा रहे थे तो आधार कार्ड जमा कर करके हम लोग पिताजी को ले करके जाते हैं स्ट्रेचर लेकर। पैसे वाली क्या बात है? पैसों गरीबी की वजह से जो पैसे मांग रहे थे, दाई लोग 30 रुपया मांगेंगे तो ले जाएंगे, तो हम इसीलिए कह रहे थे कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम अपने हाथ से हमारा बच्चा हम खींच करके ले जाते थे पट्टी बदलवाने के लिए। किस चीज़ का पैसा? स्ट्रेचर की मांग रहे थे, ढेकलने के लिए मांग रहे थे, तो इसीलिए गरीब की हालत से हम अपना सोन करते हैं। वीडियो में एक महिला अपने पिता को स्ट्रेचर पर ले जा रही है और उसका 4 साल का बेटा शिवम भी पीछे से स्ट्रेचर को धक्का दे रहा है। महिला के मुताबिक गांव के ही कुछ दबंगों ने उसके पिता की बेरहमी से पिटाई की थी, जिससे उनके हाथ और पैर में गहरी चोट आई, जिसके बाद उन्हें इलाज के सिलसिले में बार बार जिला अस्पताल ले आना पड़ता है। उस पर से यहाँ स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाने और ले आने के लिए कर्मचारी अलग से पैसे मांगते हैं। यही नहीं, इस महिला ने आगे जो कुछ बताया वो भी भ्रष्ट सिस्टम की एक और झलक है। जरा इसे भी गौर से सुनिए। पुलिस लोग ना कुछ नहीं कर रहे थे, दरखास्त दिए हैं, तहसील से दरखास्त दिए हैं, और फिर भी लिख करके दरखास्त दिए हैं, थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है,
पैसा पूजा जाता है, थाना चौकी पूजा गया, थाने चौकी पर लेकर गए तो कह रहे थे ले जाओ भागो यहाँ से, दवाई कराओ। इस बीच जब एबीपी गंगा की टीम ने देवरिया जिला अस्पताल के सीएमओ से बात करनी चाही तो पहले इन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला अब मामूली नहीं रह गया था। ऐसे में जिला कलेक्टर को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तत्काल संज्ञान लिया गया, एजेंसी को भी लिखित में नोटिस जारी की जा रही है सीएम साहब के द्वारा, और मेरे द्वारा भी एसडीएम सदर से प्रार्थना मैंने मांगा है कि विस्तृत जाँच करें और किसी भी तरह के और मरीजों से भी बातचीत की है। सर, महिला ने एक आरोप लगाया था कि उसे 30 से 40 रुपये स्ट्रेचर के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उस पर क्या करें, क्या करवाई बताया नहीं है सर, ये छोटे एसडीएम साहब उसकी जाँच करें और जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई। वैसे भी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ जितने डॉक्टर की जरूरत है उससे बहुत कम डॉक्टर उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ एक व्यक्ति की सेहत पर हर साल सिर्फ 733 रुपये खर्च होते हैं। हालांकि 2017-18 में यूपी सरकार ने अपने कुल बजट का 4.6% स्वास्थ्य पर खर्चा किया है, जो 2015-2016 के 3.98% से कुछ ज़्यादा है। लेकिन सबको अच्छा स्वास्थ्य देने के सरकार के दावों को पूरा करने के लिए ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। ऐसे में शुक्र मनाइए कि ये वीडियो वायरल हो गया, जिसने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवालों के साथ साथ इस पर नए सिरे से बहस भी छेड़ दी। देवरिया से संजीत शाही की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं यूपी सरकार भी अब होम आइसोलेशन का दिल्ली मॉडल अपनाने जा रही है। कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति देगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पास कोविड हॉस्पिटल में पर्याप्त संख्या में कोविड बेड्स मौजूद हैं। कोविड-19 से बचाव के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो दिल्ली की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है कि जो लक्षण रहित कोविड-19 के पेशेंट हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन होम आइसोलेशन के लिए उन्हें तमाम प्रोटोकॉल्स को मानना होगा। जो नियम सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं वो मानने होंगे। उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन की सुविधा की मांग पहले से ही हो रही थी। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि होम आइसोलेशन के लिए केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, लगभग उसी गाइडलाइन को यूपी में भी फॉलो किया जाएगा। उनसे खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा अब तक कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और अब प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो बड़ा फैसला है होम आइसोलेशन का। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं, उनसे जानेंगे। सर, होम आइसोलेशन का फैसला ले लिया है, मामले बढ़ रहे हैं इस वजह से? नहीं, इस वजह से नहीं। मामले तो हमारे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने टेस्टिंग कैपेसिटी अपना, जहां हमारा मार्च में 200 था, अब हमारा लगभग 55,000 56,000 इस तरह का टेस्टिंग प्रतिदिन कर रहे हैं और तमाम प्रकार के टेस्टिंग करने के बाद पॉजिटिव केस हमारे निकल भी रहे हैं। उद्देश्य वही था, मैंने पहले भी बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केस चिन्हित हो ताकि मृत्यु दर हमारा कम हो, उनको चिन्हित करके उनका पूरा साइकिल करवा के और उनको वापस भेज देने के लिए। तो अब जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर हमारे ज़्यादा संख्या में निकल रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर है, गाज़ियाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, प्रयागराज है, इस तरह के गोरखपुर हैं, इन जगहों पर कुछ इस तरह के वर्ग के लोग भी हैं जो अपने हमारे इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी या हमारे L1 फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते, वो थोड़ा सा बेटर वो चाहते हैं। उसके लिए हमने कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन कर दिया था जिसमें होटल्स को भी हमने उसमें नोटिफाई कर दिया है
और सरकार ने अपना एक दर तय करके उनको अनुमति दे दी है कि उस होटल में आराम से वो रह सकते हैं और 10 दिन पूरा करने के बाद अपना वापस घर चले जाएंगे। अब इधर थोड़ा सा और भी लोगों का सुझाव था, पहले से भी था, और इस पर हम लोगों ने विचार किया है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने अपना अनुमति दिया है कि इसको एक बना के तैयार करें। तो उसी होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल को, गाइडलाइन को हम लोग तैयार कर रहे हैं। कुछ हमको पहले से मिल चुका था और भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय में उसका अनुवाद करके हम लोग उसको पूरा तैयार कर रहे हैं। तो ये कल तक शायद हो जाना चाहिए। क्या ये थोड़ा पहले नहीं हो जाना चाहिए था? विपक्ष कह रहा है कि जब हमने कहा तब सरकार ने अब जाके होम आइसोलेशन की बात कही है। नहीं, अब देखिए, कोरोना में अब विपक्ष ने कहा या किसने कहा, इसका कोई आवश्यकता नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि वैश्विक महामारी है, ये कोई राजनीति का खेल तो है नहीं। मगर आपको मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने, आदरणीय चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने खुद ही इसका पहले वकालत भी किया था। उसके बाद उसी को उन्होंने पलट दिया था, फिर दोबारा उन्होंने उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर उसको वापस किया कुछ संशोधन के साथ। तो कहीं कहीं इस तरह का हो जाता है और बहुत सारे स्टेट्स में इतना जल्दी अलाउ नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था है वो की जाए। इसके लिए बहुत सख्त गाइडलाइन होगी, एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा और उसी के बाद जो है वो कोई भी मरीज होम आइसोलेशन में रह सकेगा। कैमरा से जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भदोही जिले के ज्ञानपुर से बाहुबली और निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई विधायक के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद की है। इसमें आरोप है कि विधायक एक व्यवसायी गोपाल कृष्ण माहेश्वरी को टोल प्लाजा के ठेके के मामले में धमकी दे रहे हैं। कार्रवाई के बाद एसपी ने ये जानकारी देते हुए धमकी की ऑडियो क्लिप और विधायक पर लगे अब तक के 71 मुकदमों की लिस्ट जारी की। अब इसके बाद विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने किसी को भी धमकी नहीं दी है और जो ऑडियो जारी किया गया है उनका है ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ बसपा के कुछ पूर्व मंत्रियों और पुलिस ने साजिश के तहत केस दर्ज करवाए हैं। वो इस मामले में सीएम और विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर न्याय दिलाने की अपील करेंगे। नहीं, हमने ऑडियो अभी सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है। लोग बता रहे हैं, हम इतना ऑडियो, हम बहुत मोबाइल का यूज करते ही नहीं है। 20 तारीख को अपनी बात कहेंगे, रामलली अपनी बात कहेंगी। अगर हमारे साथ जास्ती की गई तो वहीं जान देकर चले आएंगे, फिर जिंदा वापस ज्ञानपुर धरती पर नहीं आएंगे। तो विधायक साहब की आपने सुन ली सफाई, अब आपको उनका वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें वो धमकी दे रहे थे। बनियागिरी कर रहे, बनियागिरी कर रखा जैसे मैं गया था, पुराना लगा था, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर, उद्घाटन में जाता है। फोटो वीडियो कैसेट नहीं आता मेरे तो एक दिन की रिपोर्ट आवत रही मेरे। ये बताओ कहीं दे रहे श्री राम से रिश्तेदार रहे, हम अंग्रेजी बोले थे, उद्घाटन में गए तो कुत्ता का देवो क्या करे ना, ये फोटो जाता था जहां मिल रहे बिना रेले तो छोड़ब ना, सीधे उल्टा कर चीरू की खत्म। सर बनियागिरी तो फालतू बात कर रहा था, बनियागिरी कर रहे, बनियागिरी कर रखा जैसे मैं गया था, पुराना लगा था, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर, उद्घाटन में जाता है। फोटो वीडियो कैसेट नहीं आता मेरे तो एक दिन की रिपोर्ट आवत रही मेरे। ये बताओ कहीं दे रहे श्री राम से रिश्तेदार रहे, हम अंग्रेजी बोले थे, उद्घाटन में गए तो कुत्ता का देवो क्या करे ना, ये फोटो जाता था जहां मिल रहे बिना रेले तो छोड़ब ना, सीधे उल्टा कर चीरू की खत्म। सर बनियागिरी तो फालतू बात कर रहा था। कोरोना काल में एक और त्योहार को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी और नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नमाज के लिए सभी मस्जिदों और ईदगाह खोलने की मांग की है। शफीकुर रहमान के बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई है।
भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा है कि चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना हो, सभी पर समान नियम लागू होने चाहिए। हालांकि उन्होंने विवादित बयान भी दिया है। उनका कहना है कि मुसलमान घर में ही नमाज पढ़ें और कुर्बानी ना देकर साग सब्जी खाकर ईद उल अजहा मनाएं। वहीं कानपुर से शहर काजी ने कहा है कि कोरोना काल में बदले नियम के तहत नमाज अता करने से लेकर बाकी काम तो घर में हो सकता है, लेकिन क्योंकि बकरीद कुर्बानी का ही त्योहार है, लिहाजा कुर्बानी की इजाजत तो मिलनी ही चाहिए। मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाए, यहाँ पर चूँकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सकें, उनकी कुर्बानी कर सकें। और ये मिस्टर रहमान को ये शायद भूल गए हैं कि उनके खाला की सरकार नहीं है, ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी, जैसे आजम खान की जेल में बनी उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो ये किसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। कुर्बानी तो हर हाल में होगी, इसलिए कि हर चीज़ का एक बदल था, हम उसको बदल में बदलते रहे। नमाज और तरावी, रमज़ान, सारी चीज़ें जो हैं अपने घरों में रह कर के हम करते रहे, लेकिन कुर्बानी तो एक ऐसी चीज़ है कि उसे हर हाल में करना ही है। तो इस ऐसी सूरत में जो है हमें पूरी उम्मीद है कि और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही। आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।